हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो सब रिवाइज हो गया है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं समास से। पहला टॉपिक है अपना समास। समास, वैसे तो समास के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ रहे हो जो आगे चल के आपकी परीक्षा में आएंगे और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं। अतः दोस्तों मैं ऐसी चीज़ों को आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको वीडियो देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि वास्तव में मजा आ गया। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं समास से। समास की परिभाषा होती है, जैसे आप जानते हो, समसनाम समासतः। समसनाम समासः। शमसनम समासः, ये समास की परिभाषा है। कभी पूछ लिया जाता है शमसनम और आगे खाली जगह दे देंगे आपके लिए, 4 ऑप्शन देंगे तो आपको बताना है शमसनम समासः। फिर आता है दोस्तों विग्रह। विग्रह, अब समास में विग्रह होता है। विग्रह क्या है? तो विग्रह है वृत्ते अर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। वृत्ते वृद्धेर्थावबोधकम वृद्धेर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। विग्रह वृद्धेर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। विग्रह पद। अब विग्रह के प्रकार, तो विग्रह 2 प्रकार का होता है। एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह। विग्रह 2 प्रकार, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह वैदिक संस्कृत में काम आता है। लौकिक विग्रह साहित्य वगैरह में जो वर्तमान में प्रचलित है उनमें अपने लौकिक विग्रह ही काम आता है। विग्रह पद को क्या कहते हैं? विग्रह पद और समास पद। तो बताइए दोस्तों विग्रह पद को क्या कहते हैं? विग्रह पद को कहते हैं व्यस्त पद। विग्रह पद को कहते हैं व्यस्त पद और समास किए हुए पद को कहते हैं समस्त पद। समस्त पद। शमशनम समासः विग्रह वृद्धेर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। विग्रह 2 प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। विग्रह पद व्यस्त पद कहलाता है, मोस्ट है, याद रखना है। समास पद समस्त पद। अब यहाँ पे दोस्तों है वर्ती। तो वर्ती क्या है? तो वर्ती होती है प्रार्थाभिधानम वर्ती। प्रार्थाभिधानम वर्ती। प्रार्थाभिधानम वृत्ति। प्रार्थाभिधानम वृत्ति और वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। वृत्ति प्रार्थाभिधानम वृत्ति 5 प्रकार की होती है वृत्ति। अब आता है दोस्तों समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो आप जानते हो समास 5 प्रकार के होते हैं। समास के 5 प्रकार होते हैं। केवल समास, विशेष संज्ञा से रहित होता है। विशेष संज्ञा रहित। दूसरा अवयव समास। अवयव समास, तो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है इसमें।
समास के 5 प्रकार हैं। केवल समास, विशेष संज्ञा रहित समास है, अव्ययभाव समास, प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है इसमें। द्वंद्व समास इसमें उभय पद प्रधान होता है दोस्तों। द्वंद्व समास उभय पद प्रधान होता है और है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। समास के 5 प्रकार हैं। केवल समास, विशेष संज्ञा रहित। केवल समास जो होता है विशेष संज्ञा रहित होता है। अव्ययभाव समास प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास उभय पद प्रधान है। पूछ ले जाते हैं बार बार कि निम्न में से उभय पद प्रधान समास है तो द्वंद्व समास है, अन्य पद प्रधान समास है बहुव्रीहि समास, उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष समास। इनके अलावा बात करें अपन समास विधायक सूत्रों के बारे में। समास विधायक सूत्र, एक चीज दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समास सामर्थ्य युक्त पदों में ही होता है। समास सामर्थ्य युक्त पदों में ही होता है। तो फिर समास में कौन सा सामर्थ्य, समास में कौन सा सामर्थ्य होता है? समास में कौन सा सामर्थ्य होता है? तो दोस्तों समास में एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य। समास में कौन सा सामर्थ्य होता है? उत्तर है एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य। एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य। अब बात करेंगे समास विधायक सूत्रों के सामर्थ्य भी 2 प्रकार का होता है वैसे, लेकिन आपको यहाँ पे एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य जो समास में प्रयुक्त होता है उसको याद रखना है। समास विधायक सूत्र, समास विधायक सूत्र दोस्तों आपने पढ़ा होगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास है उपसर्जनम। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यह है कि समास में विग्रह पदों में जो प्रथमा विभक्ति युक्त पद है उसको उपसर्जन कहते हैं। समास में, समास के विग्रह पदों में जो प्रथमा विभक्ति युक्त पद है उसको उपसर्जन कहते हैं और उपसर्जन का पूर्व प्रयोग किया जाता है। दूसरा पर्वलिंगम। पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषों। पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषों। इसका तात्पर्य है दोस्तों द्वंद्व और तत्पुरुष समास में लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषः। तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास में लिंग का निर्धारण उत्तर पद के पर माना दूसरा यानी कि उत्तर पद के अनुसार होता है। चलिए दोस्तों बात करें अब थोड़ा सा विस्तार से केवल समास के बारे में। केवल समास, केवल समास जैसा कि पहले बता चुका हूं विशेष संज्ञा रहित होता है। इसमें संज्ञा विभक्ति वगैरह नहीं मिलेगी आपको।
अगर ऐसा पद दिखता है तो वहाँ पे केवल समास है। 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, तीनों को आप रट लेना, दिमाग में बिठा लेना है आपको, क्योंकि 99% इन्हीं 3 उदाहरणों में से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला है, जैसे केवल समास के फॉर एग्जाम्पल है भूतपूर्व, भूतपूर्वम, भूतपूर्वम विग्रह होगा पूर्वम भूतः, ये इसका लौकिक विग्रह है, और इसका अलौकिक विग्रह होगा पूर्व अम भूत सु। केवल समास भूतपूर्वम, विग्रह है पूर्वम भूतः, पूर्वम भूतसु, अलौकिक विग्रह है पूर्वम भूतसु। दूसरा है वागर्ता विवर, विग्रह होगा वागर्तो इवः। तीसरा है जिमुक्तस् सेवा, विग्रह है जिमुक्तस् से इवः। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं केवल समास के। भूतपूर्वम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लेना। भूतपूर्वम, पूर्वम भूत, पूर्वम भूतः, लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह पूर्व अम भूतसु, पूर्व अम भूतसु। वागर्तो विवर, वागर्ता विवर का विग्रह है वागर्तो इवः। जिमुक्तस्य, जिमुक्तस्य इवः। तो दोस्तों आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, भूतपूर्वम, वागर्तो इव, जिमुक्तस्य इव, जिमुक्तस्य इव। अब बात करेंगे अपन अव्ययभाव समास के बारे में। तो दोस्तों अव्ययभाव समास के बारे में आपने वैसे काफी पढ़ भी लिया है और तो तैयारी भी कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अव्ययभाव समास सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अव्ययभाव समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान होता है, पहले भी बता दिया है वैसे, प्राय पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है इसका। अब ये कैसे पता करें कि अव्ययभाव समास कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका एक सूत्र है अव्यय विभक्ति समीप स्मृति। अव्यय विभक्ति समीप स्मृति, स्मृति का शु उपसर्ग वेरदी, वेरदी में दुर उपसर्ग, अव्यय विभक्ति समीप स्मृति वेरदी, वेरदी का दुर अभाव, अभाव, अभाव में निर उपसर्ग आपको दिखाई देगा। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वेरदी अभाव अत्ते, अत्ते, अत्ते में अति उपसर्ग आपको मिलेगा। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वेरदी अभाव अत्ते असंप्रति, संप्रति, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि अत्ते असंप्रति, संप्रति यथा, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वेरदी अभाव अत्ते असंप्रति यथा पश्चात अनु।
अव्यय विभक्ति समय समृद्धि पश्चात अनु शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, संपत्ति, विप्सा, विप्सा, संपत्ति, साकल्य, अंतवचन, सकल्य, अंतवचन, अंतवचन मीन्स प्रेंतम। तो दोस्तों अव्ययभाव समास इसका पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय कहाँ होता है, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यक्ति, अभाव, अत्य, असंप्रति, यथा, पश्चात, शब्द प्रादुर्भाव, विप्सा, संपत्ति, सकल्य, अंतवचनम, प्रेंतम, इन सभी के योग में अव्ययभाव समास होता है। इन सभी के योग में अव्ययभाव समास होता है। आपको ये याद रखना है कि अव्यय विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यक्ति, अभाव, अत्य, असंप्रति, यथा, पश्चात, शब्द प्रादुर्भाव, विप्सा, संपत्ति, साकल्य, अंतवचनम, प्रेंतम, इन सभी के योग में अव्ययभाव समास होता है। बात करेंगे अपन विभक्ति की। फॉर एग्जाम्पल जैसे अधिहरि, 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 तो इसका विग्रह होगा हरो इति, यहाँ पे विभक्ति हरो इति, अधिहरि का विग्रह होगा हरो इति। समीप की अगर बात करें उपगंगम, सॉरी उपगंगम, उपगंगम, इसका होगा गंगाया समीपम, गंगाया समीपम। अधिहरि हरो इति, समीप तो उपगंगम, गंगाया समीपम। समृद्धि सुमद्रम, सुमद्रम तो मद्रनाम समृद्धि। अधिहरि हरो इति उपगंगम, गंगाया समीपम, गंगाया समीपम। सुमद्रम मद्रनाम समृद्धि। व्यक्ति की बात करें तो दूषकम, दूषकम, शकनाम व्यक्ति, शकनाम व्यक्ति। आपको ये ध्यान रखना है सु, दूर, निर, ऐसे अगर उफ, सु, दु, उफ ऐसे शब्द दिखाई दे तो समझो उनमें अव्ययभाव समास होता है। अधिहरि हरो इति, उपगंगम, गंगाया समीपम, सुमद्रम मद्रनाम समृद्धि, दूषकम, शकनाम व्यक्ति। अभाव निष्प्रत्युहम, 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 इसका होगा प्रत्युहानाम अभावः, प्रत्युहानाम अभावः। इसी का एक को दूसरा एग्जांपल है निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः, अभाव निष्प्रत्युहम, याद रखना है निष्प्रत्युहम, प्रत्युहानाम अभावः। अधिहरि, अधिहरि
मोस्ट है, अधिहरि हरो इति। इसके अलावा अत्य अतिहिमम, अतिहिमम विग्रह होगा हिमस्य अत्य, अतिहिमम हिमस्य अत्य। असंप्रति अतिनिद्रम, अतिनिद्रम तो निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा असंप्रति न युज्यते, निद्रा असंप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। यथा यथा शक्ति, यथा शक्ति इसका हो जाएगा शक्तिम अंतिकर्मे, शक्तिम अंतिकर्मे, शक्तिम अंतिकर्मे। पश्चात अनुविष्णु, अनुविष्णु विष्णु पश्चात, अनुविष्णु विष्णु पश्चात। सप्त प्रादुर्भाव इति हरि, इति हरि, इति हरि का विग्रह होगा दोस्तों हरि शब्द से प्रकाश, हरि शब्द से प्रकाश, इति हरि हरि शब्द से प्रकाश। एक होता है दोस्तों सादृश्य, सादृश्य, सादृश्य अधिहरि उपगंगम सुमद्रम तुषकम निष्पृत्युहम निर्वंशिकम अतिहिमम अतिनेत्रम यथा शक्ति अनुविष्णु इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश। इन सब में अवयव समास होता है। इनके अलावा बात करेंगे अपन संपत्ति, क्षत्रम, क्षत्रम, क्षत्रम क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्राणाम संपत्ति, क्षेत्रम क्षत्राणाम संपत्ति। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यथा, यथा के 4 अर्थ होते हैं, पूछ ले जाते हैं कभी कभी यथा के कितने अर्थ है, तो यथा के 4 अर्थ होते हैं। क्षेत्रम क्षत्राणाम संपत्ति, सादृश्य सहरि, सहरि, हरे सादृश्य, हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम। ससखी सदर्श, सदर्श शक्या, शक्याम, सदर्श शक्याम, हरे सादृश्य सदर्श शक्या। सहरि हरे सादृश्यम, ससखी सदर्श शक्या, शेषकी सदर्श शक्या। तो इनमें भी अव्ययभाव समास होता है। इसके अलावा प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम सचक्रम योगपद, योगपद, योगपद के योग में भी सचक्रम, सचक्रम, चक्रेण युगपद, चक्रेण युगपद, सचक्रम चक्रेण युगपद। इनमें भी अव्ययभाव समास होता है। सचक्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सचक्रम कौन सा समास अव्ययभाव समास होगा, चक्रेण युगपद। शाग्नि, शाग्नि अग्नि ग्रंथ प्रेंतम, अग्नि ग्रंथ प्रेंतम, शाग्नि अग्नि ग्रंथ प्रेंतम। इन सब में अव्ययभाव समास होता है।
शाकले, शाकले, शाकल मतलब संपूर्ण होता है। सतृणम, श तृणम, तो तृणम अपि अप्रत्यय, इसका विग्रह होगा तृणम अपि अप्रीतेज्य, तृणम अपि अप्रीतेज्य। तृणम, तृणम अपि अपरितेज्य, तृणम। और दूसरी बात करें अपन प्रत्यय, प्रत्यर्थम, प्रत्यय प्रत्यर्थम, अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम, इसमें भी अव्ययभाव समास है। इसके अलावा कुछ और ऐसे सूत्र हैं जिनकी वजह से अव्ययभाव समास होता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अव्यय विभक्ति, समीप समृद्धि, व्यर्थी, पश्चात अव्यय विभक्ति, समीप समृद्धि, व्यर्थी, अभाव, अत्य, असंप्रति, सब प्रादुर्भाव, ये तब सदस्य, साकल्य, संपत्ति, अंतवचन के योग में अव्ययभाव समास होता है। और उनके एग्जाम्पल आपने देखे, अधिहरि, उपगंगम, सुमद्रम, दूषकम, निष्प्रत्युहम, अतिहीमाम, अतिनिद्रा, इति हरि, अनुविष्णु, यथाशक्ति, प्रत्यर्थम, शहरि, ससकी, सचकम, क्षत्रम, शतृणम और शाग्नि। इन सभी में अव्ययभाव समास होता है, आपको याद रखने हैं। कुछ अवधारणा है जिनकी वजह से अव्ययभाव समास होता है, तो उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यावत अवधारणे, यावत वधारणे, यावत अवधारणे, इसका तात्पर्य यह है कि अगर पद में पूर्व पद यावत, पूर्व पद यावत आता है तो वहां पे भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे यावदा संधि, यावदा संधि है, यावदा संधि विग्रह होगा यावत आसंदेह, यावत आसंदेह, यावत्ते आसंदेह, यावत्ते आसंदेह, यावत्ते आसंदेह, यावदा संधि, यावत्ते आसंदेह। इसके अलावा आंग मर्यादा विविधि, दूसरी उदाहरण है आंग मर्यादा विविधि, आंग मर्यादा विविधियों, आंग मर्यादा विविधियों। इसमें पूर्व पद अगर आ आता है, पूर्व पद अगर आपको आ दिखाई देता है तो सोच लो वहां पे अव्ययभाव समास होता है। जैसे आमुक्ति, आमुक्ति, इसका विग्रह होगा आ मुक्ते, आमुक्ते, आमुक्ति, आमुक्ते। आंग मर्यादा विविधियों, इसमें आ होता है। यावत उदाहरण है यावत, यावत्ते आसंधि, यावदा संधि, आंग मर्यादा विविधियों, आमुक्ते होता है। संख्या वंशन, संख्या वंशेन, संख्या वंशेन, संख्या वंशन का तात्पर्य यह है कि वंशवाची शब्दों के साथ अगर संख्यावाची शब्द आता है तो वहां अव्ययभाव समास होता है। वंशवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द आता है तो वहां पे भी अव्ययभाव समास होता है। वंश दो प्रकार का होता है, एक तो कुल से और एक होता है विद्या से।
जैसे त्रिमुनि, 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 द्विमुनि, ऐसे आपने पढ़े होंगे। तो इनमें भी त्रे मुने, त्रे मुने, त्रे मुने, त्रे मुने, त्रिमुनि, त्रे मुने है। इसमें भी यह द्विमुनि होता है, त्रिमुनि होता है। तो आपको अगर मुनि शब्द के साथ संज्ञावाची शब्द दिख रहा है तो भी अव्ययभाव समास होगा। त्रिमुनि, त्रिमुनि का नाम आपने सुना है, व्याकरण परिचय के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि त्रिमुनि कौन है। तो पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, वररुचि जिन्होंने वार्तिक की रचना की है, और पतंजलि महाभाष्य की रचना की थी जिन्होंने। तो उन तीनों को त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है और अव्ययभाव समास के अंदर आता है। नदीभिश्च, नदीभिश्च, इसका तात्पर्य क्या है? नदीभिश्च यानी कि नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द अगर आता है तो वहां द्विगु समास न होकर अव्ययभाव समास होता है। नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द अगर आता है तो वहां अव्ययभाव समास होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे पंचगंगम, नदीभिश्च, नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द अगर आता है तो वहां अव्ययभाव समास होता है। पंचगंगम, पंचानाम, गंगानाम, समाहार, पंचानाम, गंगानाम, समाहार। पंचगंगम, पंचानाम, गंगानाम, समाहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंचगंगम दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही आगे संख्यावाची शब्द दिख गया तो सोचेंगे कि ये द्विगु समास है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है, कभी कभी कुछ अलग हो जाता है। आपको याद रखना है नदीवाची शब्द है और उसके साथ अगर संख्या जुड़ी हुई है तो आपको वहां पे अव्ययभाव समास करना है। एक और है अनश्च, चलो यही बता देते हैं। अनश्च इसका तात्पर्य यह है कि अन अंत वाले जो शब्द होते हैं उनमें भी अव्ययभाव समास होता है। अन अंत वाले यानी कि पद के अंत में आपको अन दिखाई देगा। जैसे उपराजम, उपराजम का समास विग्रह होगा राजन समीपम, राज्ञे, राज्ञे समीपम, उपराजम राज्ञे समीपम, उपचर्मम, उपचर्मम, चर्मम, चर्मम समीपम, उपचर्मम, चर्मम समीपम, चर्मम समीपम, उपराजम राज्ञे समीपम, उपराजम, उपचर्मम, चर्मन समीपम, उपचर्मन।